हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पॉपुलेशन। तो इसके स्टार्टिंग वाला जो पैराग्राफ है उसमें बोलते हैं कि जो अगर हम वर्ल्ड को क्या इमेजिन कर सकते हैं बिना ह्यूमन बींग्स के, अगर ह्यूमन बींग्स ही ना हो इस पूरे वर्ल्ड में, तो इतने सारे जो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं वो हम लोग यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, और जो हमने सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो कैसे क्रिएट होता। जो पीपल होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए किसी भी इकोनॉमी को या फिर सोसाइटी को। इकोनॉमी क्या होती है? अब देखिए, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे कि खेती होना, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में उस खेती के प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि प्रोसेसिंग होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, टमाटर से केचप बनता है, ये हो गई हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर होता है और पशुओं को पालना, ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है। और टर्शरी एक्टिविटी में जैसे जॉब्स होती है, जैसे कि टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और यही सारी एक्टिविटीज़ मिलके किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बनाती हैं। तो इकोनॉमी होता है कि किसी भी कंट्री में कितना पैसा है, कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितना काम हो रहा है जिससे पैसे का लेन देन हो रहा है। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी होते हैं लोग, जैसे हम लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ मिलके सोसाइटी बनाती हैं। जैसे कि आपकी कॉलोनी हो गई, उसमें बहुत सारी फैमिली रहती है, तो वो उसको भी हम सोसाइटी बोलते हैं। तो जो लोग होते हैं वो एक रिसोर्स होते हैं खुद में ही, और विद वेरिंग क्वालिटी। हम लोगों ने जैसे कि पहले पढ़ा था कि अगर कोई एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो वो एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए। तो ह्यूमन खुद भी एक बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। कोल जो है वो एक पीस ऑफ रॉक ही रह जाता अगर जो है ह्यूमन पीपल उसको यूटिलाइज़ करना नहीं सीखते, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाते जिससे कि उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। नेचुरल इवेंट जैसे कि जो फ्लड्स होते हैं, सुनामी होते हैं, वो डिज़ास्टर तभी बन पाते हैं जब उसकी वजह से लोगों की मौत होती है। तो जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्टडीज़ का। मतलब हम जो भी किसी कंट्री की स्टडी करते हैं, किसी सोसाइटी की स्टडी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो लोगों से करते हैं, और लोग, ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वही एक पॉपुलेशन बनाती है। तो एक हम मतलब जैसे इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे ड्राइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। तो ये मतलब पॉपुलेशन एक रेफरेंस का पॉइंट है जिससे कोई भी चीज़ अपना मीनिंग ड्राइव करती है। अब जैसे कि रिसोर्सेज हो गए, कैलामिटीज़ हो गई, डिज़ास्टर हो गई, ये मीनिंगलेस होंगी अगर कोई ह्यूमन बींग ही नहीं होगा। ह्यूमन बींग ही जो चीज़ें हैं नेचर की उसको रिसोर्स की तरह यूज़ करता है। कैलामिटी भी और डिज़ास्टर भी तभी आते हैं जब किसी कैलामिटी की वजह से, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, उसमें लोगों की मौत होती है, जान माल की हानि होती है, इकोनॉमी की और सोसाइटी की, तभी वो एक कैलेमिटियस डिज़ास्टर बनती है। अब इन सब के बीच में मीनिंगफुल रिलेशन बनता है ह्यूमन बींग्स की वजह से, हम लोगों की वजह से। जो मतलब ह्यूमन बींग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं नंबर में, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग होता है, किसी जगह बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर बहुत कम रहते हैं। जैसे कि जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जहाँ ज़मीनें जो होती हैं, या फिर बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। गाँव में कंपैरेटिवली कम, और पहाड़ी इलाकों में बहुत कम लोग रहते हैं। और जो लोगों के नंबर हैं वो डिपेंड करते हैं, देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसमें यह है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है हम वो कैसे मतलब उसको डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएट करना मतलब जैसे कि उसकी तारीफ़ करना या उस चीज़ को समझना। तो हम की पॉपुलेशन किसी है, कैसी है, किस जगह पर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से बढ़ रही है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्वालिटी मतलब पॉपुलेशन हेल्दी है सॉरी, पॉपुलेशन हेल्दी है, हेल्थ कैसी है उसकी, स्वास्थ्य कैसा है उनका, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है या नहीं, तो ये सब हम लोग देखते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और कंज्यूमर्स भी होते हैं अर्थ के रिसोर्सेज के। प्रोड्यूसर्स कैसे हुए? अब जैसे हमने कोयला लिया, अब कोयला खुद में तो एक रिसोर्स है, मगर अगर उसको कोई यूज़ ही नहीं करेगा तो वो रिसोर्स कैसे बनेगा? तो हम कोयले से बिजली भी बनाते हैं, खाना भी पका लेते हैं, है ना। तो इसलिए हमने उसको एक रिसोर्स बना दिया है। हम उसको प्रोड्यूस भी करते हैं, कोयला खदानों में से निकालते हैं, और कंज्यूम भी करते हैं, बिजली बना लेते हैं, खाना पका लेते हैं, तो हमने उसे कंज्यूम कर लिया। Therefore, it is important to know how many people are there in the country, where do they live, how and why their numbers are increasing, and what are their characteristics। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि किस भी देश में कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितनी संख्या है उनकी, और किस तरीके से जो उनकी पॉपुलेशन है, नंबर है, वो बढ़ रहा है। उनकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी हेल्थ और एजुकेशन और बाकी दूसरी लिविंग कंडीशन, ये सब कैसी हैं।
तो इसीलिए जो है इंडिया में सेंसस किया जाता है हर 10 साल में। अब सेंसस के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है ये पिंक वाले बॉक्स में। ये जो सेंसस होता है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ऑफिशियली सरकार के लोग लोगों की गिनती करते हैं और पीरियोडिकली होता है। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है, हर 10 साल में होता है। इंडिया में जो पहला सेंसस हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला सेंसस कब हुआ था। इंडिया का पहला सेंसस हुआ था 1872 में ब्रिटिश टाइम पे, और जो पहला कंप्लीट सेंसस था वो 1881 में हुआ है, ये इसमें बताया गया है। अब हमें इसमें ये देखते हैं, हाँ ये हम लोगों ने पहले इसका बॉक्स देख लिया, अब ऊपर जाते हैं वापस। जो प्राइमरीली होते हैं, मतलब मेनली हम लोग 3 मेजर क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन किस टाइप की है। तो पहला क्वेश्चन होता है पॉपुलेशन का साइज़ कैसा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। साइज़ मतलब कितने लोग वहाँ रहते हैं और कितने जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा एरिया है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पार्क है, उसमें हो सकता है कि सारे लोग इकट्ठे होकर ही बैठे हुए हों, और हो सकता है सारे लोग अलग अलग दूर दूर खड़े हों, कुछ अपना काम कर रहे हों, घूम रहे हों, खेल रहे हों। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और साइज़ होता है कि कितने लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस किस जगह रह रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब जनसंख्या का बढ़ना। जैसे कि हम लोग की 1991 में, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 1991 में अगर हमारी जो पॉपुलेशन थी कंट्री की वो 100 पीपल थी, 100 लोग थे 1991 में, और 2000 में अगर वो 100 लोग बढ़ के 200 हो गए, तो कितने लोग बढ़ गए, 100 तो पहले ही थे, उसमें 100 और ऐड हो गए हैं, तो 200 लोग हो गए। ये होता है पॉपुलेशन की ग्रोथ होना। और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज मतलब पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है। जैसे कि अगर 1991 से 2000 में, पहले 1991 में कितने थे 100, 2000 में क्या हो गए 200 हो गए, तो 100% पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ये होते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज कि किस तरीके से चेंज हो रही है, प्रोसेस क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे हमने बताया था कि उनकी एज कितनी है, सेक्स कंपोजिशन कैसा है, मेल है फीमेल है, लिटरेसी लेवल कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, हेल्थ कैसी है। तो ये सारी की सारी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ, इसलिए हो सकता है चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाए। मतलब मेरे को लगता है कि कोई भी चीज़ हो, एक एक वर्ड ना समझ आना चाहिए। अगर एक एक वर्ड आपको समझ आ जाता है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता है। फिर आपको दोबारा शायद पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। चैप्टर को एक दो बार रिवाइज़ करने के बाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन साइज़ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से वो बताया गया है कि 2001 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 1028 मिलियन, और ये अकाउंट करती है, अभी तो 17% प्लस हो गई है, 2001 का है, 2011 का, हर 10 साल में सेंसस आता है ना। तो अब तो फिलहाल जो हमारा डेटा है हमारे पास वो 2001 के सेंसस का बुक में है, 11 के सेंसस का आ गया है। ये बुक तो 2006 में पब्लिश हुई है, इसलिए पुराना डेटा है। मतलब इसमें ये डेटा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गलत है ये आपके हिसाब से। तो 2011 का अगर हम देखें तो पॉपुलेशन हमारी 125 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर बिलियन में देखें तो 1.25 बिलियन पीपल हैं हमारे देश में। अब ये काफ़ी ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सबके सब एक जगह नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं, बड़े शहर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, बेंगलोर, इसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर कोई हिली एरिया है, मान लीजिए कोई कश्मीर की कोई गाँव है या फिर उत्तराखंड का कोई गाँव है, उसमें बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन होगी। तो ये इसमें बताया गया है। और इस टाइम हमारे देश जो अकाउंट करता है वर्ल्ड की 17% प्लस पॉपुलेशन है, और वर्ल्ड का 2.8% एरिया है। मतलब कितने कम एरिया में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो इसमें ग्राफ में हमें बताया कि जैसे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इसमें 16.7 है, अब तो 17.34 है कुछ। तो इतना 17% दुनिया के लोग इंडिया में रहते हैं और बाकी बचे हुए पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। एरिया के हिसाब से तो इंडिया का सिर्फ 2.4 अराउंड परसेंट ही है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 97.6%। अब देखते हैं कि अगर हिमालयन स्टेट सिक्किम में देखें तो पॉपुलेशन है सिर्फ 0.5 मिलियन, और लक्षद्वीप में सिर्फ 60,000 है, और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि देश के सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो टॉप 5 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है एरिया के टर्म्स में, मगर सिर्फ 5.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रहती है राजस्थान में इंडिया की। अब इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है वो देखते हैं हम इसमें। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है, हमें नहीं पता है कि हमें ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले देखा कि शहरों में ज़्यादा, गाँव में कम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट
एरिया, मतलब एक मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, इस 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो होगी उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। और इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में। बांग्लादेश और जापान की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा है इन दोनों देशों की। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 2001 में थी 324% पर स्क्वायर किलोमीटर, अब तो बढ़ गई होगी अभी। और डेंसिटी जो है वेरी करती है काफ़ी ज़्यादा, अब जैसे इसमें 904 है ना वेस्ट बंगाल की, अब तो 1000 प्लस हो गया है, तो इसलिए इसमें करना थोड़ा हम लोग को डाटा इसमें आपके हिसाब से गलत है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वेस्ट बंगाल बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप बड़े स्टेट्स में देखें राजस्थान में इनके कंपैरिजन में कम है पॉपुलेशन डेंसिटी। असम एंड मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर स्टेट एंड हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पेनिनसुलर स्टेट जो पेनिनसुला इंडिया साउथ इंडिया वाला पार्ट है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक ठाक है, असम में भी ठीक ठाक है। हिली एरियाज़ में काफ़ी कम होती है, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे भी कम होती है। जैसे कि केरला है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी अच्छा फर्टाइल है, रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होती है, फसलें उगाई जा सकती हैं अच्छे से, इसलिए लोग भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और उनका जो पैटर्न क्या है, तो ये एक डायनेमिक फिनोमिना है, मतलब चेंज होता रहता है। नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ये जो पूरा दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 3 प्रोसेस। तो किस तरीके से पॉपुलेशन घटती है बढ़ती है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, इसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है, बट अभी के लिए ये सही नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे हम। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग 10 ईयर्स। ग्रोथ का मतलब है कि जैसे पहले जितने लोग रह रहे थे उससे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, इसका मतलब ग्रोथ हो गया पॉपुलेशन में। तो ये जो चेंज है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। पूरे नंबर में भी हम बताते हैं कि इतने लोग बढ़ गए, और परसेंटेज चेंज भी हम बताते हैं कि इतना चेंज आया। एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। जो एब्सोल्यूट नंबर बताते हैं ना कि पहले 100 थे जी अब 200 हो गए, 500 हो गए, तो वो होता है मैग्नीट्यूड कैसा है इंक्रीज का। और ये ऑब्टेन किया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है कि जो पहला आया था उसमें से जो नया आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको बोलते हैं रेफर टू एब्सोल्यूट इंक्रीज। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर मिल जाते हैं कि कितना आया था। सपोज करिए कि पहले जो थी पॉपुलेशन वो 100 थी और अब हो गई सपोज 500, तो 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना इंक्रीज हुआ, आंसर आएगा 400। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज हो जाना। जो रेट है या फिर पेस है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का, वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको स्टडी किया जाता है ऑलमोस्ट हर साल। और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 1000 पर्सन। तो 2% की अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले 100 लोग थे और अब 2% इंक्रीज़ हो गए हैं, तो 100 अब 102 हो गए हैं। 100 में 100 तो पहले वाले थे ही थे और 2 और ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। जो हम हर साल देखते हैं कि कितने लोग बढ़े हैं, ये होता है एनुअल ग्रोथ रेट। इंडिया की पॉपुलेशन जो काफ़ी ज़्यादा स्टेडीली मतलब ऑलमोस्ट बढ़ रही है 1951 से और 2001 तक, फिर उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। जैसे कि ये ग्राफ देखिए, 1951 में अगर आप लोग देखें मिलियन में, सपोज करिए कि पहले 6 मिलियन थी अगर, फिर उसके बाद 1961 में वो और बढ़ गई थोड़ी, 71 में बढ़ गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे ग्राफ नीचे भी जाने लगा। पहले जैसे कि एनुअल ग्रोथ रेट थी स्टार्टिंग में अगर हम देखें 1%, फिर उसके बाद 1.2 कुछ हुई, फिर 1.5, और इस तरीके से पहले बढ़ी और फिर नीचे आने लगी 1991 के बाद ऑलमोस्ट। अब प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज किस तरीके से चेंज होता है, तो इसके 3 फैक्टर होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट का मतलब होता है जितने बच्चे पैदा होते हैं पर 1000 लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। एक साल में जितने लोग हैं उसमें जितने बच्चे पैदा हुए वो होता है बर्थ रेट। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। It is major component of growth because in India birth rate have always been higher than death rate। मतलब जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा लोग पैदा हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब जो ये है डेथ रेट क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ डेथ्स
पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, कितने लोगों की डेथ हो रही है पर 1000 अगर हम लोगों पे बात करें तो, मतलब एक हम 1000 लोग हैं, टोटल 1000, उन 1000 का अगर हम बेस मान लें तो उसमें से कितने लोगों की डेथ हो जा रही है, तो वो होता है डेथ रेट। टिल 1980 तक तो हाई बर्थ रेट होते थे एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। हाई बर्थ रेट हुआ 1980 तक, और जो डेथ रेट थे वो कम होने लगे। पहले मरते भी थे लोग काफ़ी ज़्यादा और पैदा भी होते थे, मगर फिर 1980 से क्या हुआ कि पैदा तो बहुत ज़्यादा होने लगे और बर्थ रेट कम हो गया, इसलिए पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हुई। और ये क्यों हुआ कि लोगों की डेथ क्यों कम होने लगी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। अब प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज का थर्ड कंपोनेंट होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज। तो माइग्रेशन क्या होता है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो जाना। जैसे कि कोई गांव का व्यक्ति था, वो किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी करने लगा, तो वो कहाँ से गांव से माइग्रेट होकर एक बड़े शहर में चला गया, वहाँ पर जाके रहने लगा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। मतलब वो एक ही देश है, सपोज इंडिया का एक गांव है, वहाँ से कोई एक पर्सन है वो बड़े शहर में जाकर के नौकरी करने लगे हैं, तो ये होता है इंटरनल माइग्रेशन। और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है कि कोई इंडिया का कोई पर्सन है वो किसी दूसरे देश में, सपोज यूएस में, कनाडा में जाकर के जॉब करने लगते हैं या वहाँ पर रहने लगते हैं पढ़ने के लिए या किसी और रीज़न की वजह से, तो वो होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन होता है वो पॉपुलेशन के साइज को चेंज नहीं करता है, मगर बस पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, पहले गांव में रह रहे थे तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी में काउंट होते थे, अब शहर में आ गए हैं तो वहाँ में काउंट होंगे। और जो माइग्रेशन का एक देश से दूसरी देश में जाना, जैसे कि इंडिया से जाकर के कोई दूसरे देश में जा रहा है तो उस देश की दूसरे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की कम हो रही है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है माइग्रेशन का। अब इसमें आगे है, हाँ ये है कि इंडिया में जो है वो मोस्ट माइग्रेंट्स वो होते हैं, पुश माइग्रेशन होता है, जिसका रीज़न होता है जैसे कि रूरल एरियाज़, जैसे कि जो गांव के एरियाज़ हैं वहाँ से कोई बड़ी सिटीज़ में जाता है एम्प्लॉयमेंट की खोज में, क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। गरीबी है गाँव वाले एरियाज़ में और बेरोज़गारी है, तो वो बेरोज़गार लोग जो होते हैं वो जॉब्स की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। और जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है वो जनरली अच्छी लिविंग कंडीशंस के लिए होता है, कि वहाँ जाकर हमें अच्छी रहने की जो व्यवस्था होगी वो होगी, अच्छी जॉब करने के लिए हम जाएंगे, इस वजह से होता है माइग्रेशन। वही इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करने के लिए, और किसी भी कंट्री के साइज़ को या किसी जगह के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और सेक्स कंपोजिशन को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं, मेल्स होते हैं जो गांव से या फिर किसी भी शहर से दूसरे शहर में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो जो गांव या फिर रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे फीमेल्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस जगह वो जाते हैं उस जगह मेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें बता रहे हैं कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई 17.29% से, जो कि 1951 में थी, और 2001 में हो गई है वो 27.78%। और मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो पहले 93 थी 1991 में, 2001 में वो 35 हो गई हैं। अब एज का कंपोजिशन ये भी देखते हैं कि एज कंपोजिशन जो होता है, एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। मतलब एक कंट्री में किस किस एज ग्रुप में लोग रहते हैं वो होता है वहाँ का एज कंपोजिशन। जैसे कि कितने जो बच्चे हैं जो 0 से 15 साल की उम्र में हैं, कितने लोग 15 से 40 में हैं, 40 से 45 में हैं, इस टाइप में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो होता है एज का कंपोजिशन। ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की काफ़ी बेसिक करेक्टरिस्टिक है। एक इम्पॉर्टेंट डिग्री तक जो पर्सन की जो एज है वो इन्फ्लुएंस करती है, काफ़ी सारी पर्सनस एज इन्फ्लुएंसेस व्हाट ही नीड्स, मतलब पर्सन की एज इन्फ्लुएंस होती है काफ़ी सारी चीज़ों से। जैसे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको हॉस्पिटल्स की नीड होगी और उनको दवाइयाँ भी चलेंगी, कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं। यंग एज में बच्चे को किसकी ज़रूरत होती है, स्कूल की ज़रूरत होती है, स्पोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो एज के साथ साथ हम लोगों की ज़रूरतें बदलती जाती हैं और हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी बदलता जाता है। जो यंग एज पॉपुलेशन होती है, जैसे कि आप मान सकते हैं 15 से लेकर के जो 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन होती है प्रोडक्टिव होती है, वो एक देश की इकोनॉमी में सहायता कर सकती है। तो यही हमें आगे बताया गया है कि जनरली जो चिल्ड्रन होते हैं बिलो 15 ईयर्स वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, मतलब वो पैसे नहीं कमा पाते हैं, जनरली ऐसा होता है। उनको जो है खाना, कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल केयर ये चाहिए कि कोई और उनके लिए करे। तो जैसे
एक बार एज कंपोजिशन देख लेते हैं कि एडल्ट जो हैं वो 58% हैं और अराउंड जो एजड हैं बूढ़े लोग हैं वो लगभग 6.9% है और बच्चे हैं 34.4%। तो अब इसमें है कि जो वर्किंग एज में होते हैं 15 से 59 तक वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं और वो काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और 59 ईयर्स से जो जनरली क्या होता है 60 पे रिटायरमेंट हो जाता है प्राइवेट में और गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो तो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हो गया, वो कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं देश के लिए, अपने लिए, बिजनेसेस वगैरह में वो लोग काम करते रहते हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। तो ये डिपेंडेंट होते हैं कौन कौन, जो बच्चे होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, जो एडल्ट्स होते हैं जो लोग कमा सकते हैं उन पर। अब सेक्स रेशियो देखते हैं कि सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब अगर मेल 1000 है तो उनके 1000 के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स होंगी। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है। कैसे सोशल इंडिकेटर है कि वहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो जो ये सेक्स रेशियो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ईयर में कितना कितना रहा है। 1951 में सेक्स रेशियो था 946 और 2001 में हो गया 933, मतलब सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है। मतलब जो फीमेल जो फीटिसाइड है, पैदा तो नहीं हो रही हैं कम फीमेल्स, मगर फीमेल्स को मार दिया जाता है, उनकी केयर कम की जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। अब ये बताया हुआ है डू यू नो में हमें कि जो केरला का सेक्स रेशियो है वो है 1058 फीमेल्स पर 1000 मेल। पौंडीचेरी का है 1001 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। दिल्ली और हरियाणा का काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम यूनियन टेरिटरी में देखें तो दिल्ली का बहुत कम है। हरियाणा एक स्टेट को देखें तो हरियाणा का जो है सेक्स रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब लिटरेसी रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वालिटी लिटरेसी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है वो बताने के लिए। जो लिटरेसी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं हमारे देश में? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अ पर्सन एज 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो 7 साल से बड़ा है, वो समझ सकता है, कोई भी चीज़ लिख सकता है, पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक लिटरेट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पॉपुलेशन की। और अगर वो एजुकेटेड है तो वो अच्छी चॉइसेस ले सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सही डिसीज़न ले सकते हैं। लो लेवल ऑफ लिटरेसी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और बाधा होती है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है लिटरेसी रेट में हमारे देश में काफ़ी। 2001 की बात अगर हम करें तो 64.84 थी, और फिर जिसमें 75.6% जो मेल थे वो लिटरेट थे और 53.67% फीमेल्स लिटरेट थी। और अगर आप 2011 के सेंसस की बात करें तो अराउंड 75% हमारे देश का लिटरेसी रेट हो गया है। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ इकोनॉमिकली एक्टिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जो पॉपुलेशन इकोनॉमिकली एक्टिव होती है, मतलब जो काम कर रही होती है, पैसे कमा रही होती है, वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले देख ली है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। एग्रीकल्चर खेती करना, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, फॉरेस्ट्री मतलब जो मतलब पेड़ लगाना और उनसे पेड़ों के प्रोडक्ट्स को बेच करके आमदनी करना। फिशिंग मछली पालन हो गया। माइनिंग और क्वेरिंग होता है जैसे कि कोयले के खदानों में से कोयला निकालना, कच्चा माल निकालना, जैसे कि कोई भी हो सकती है माइनिंग क्वेरिंग। आप कोल को ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, एल्यूमिनियम, और ये सारी की सारी चीज़ें जो ज़मीन में से निकाली जा सकती हैं और उनको फिर उसके बाद रिफाइनिंग होती है, वो होती है हमारी क्वेरिंग और माइनिंग एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चर, मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको और दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना जो ज़्यादा यूज़फुल है वो होता है कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। और जैसे कि और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कार्ड्स बनाना, एरोप्लेन्स बनाना, फर्नीचर्स बनाना, ये भी सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। और कंस्ट्रक्शन करना, घरों का, बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी होता है। अब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज आती हैं टर्शरी में, जैसे कि टीचिंग हो गया और बैंकिंग हो गया। कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि जो ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, जो नेटवर्क्स आते हैं हमारे फ़ोन में, ये सारी की सारी चीज़ें जो सर्विस हम लोग जॉब करते हैं वो टर्शरी एक्टिविटी होती है।
जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल है वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वेरी करता है काफ़ी ज़्यादा डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो डेवलप कंट्री होती हैं उसमें जो लोग होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी में कम होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं। और इंडिया का लगभग 64%, अब तो आप थोड़ा कम कर दीजिए, जैसे कि मोर देन 50% लोग जो हैं इंडिया के वो आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, और जो कि इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट करती है। प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी में अराउंड है 13% और टर्शरी में अराउंड 20% पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो लगी हुई है। और टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं इंडस्ट्रियल मतलब अर्बन एरियाज़ में, और जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपोनेंट है किसी भी पॉपुलेशन के कंपोजिशन का, और ये दिखाता है कि अगर कोई इंसान हेल्दी ही नहीं होगा तो वो कोई काम कैसे करेगा। तो हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करती है कि लोग हमारे देश के हेल्दी रहें। सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और अब हो 25 पर 1000 था 1951 में, जो कि अब हो गया है 8.1 पर 1000% 2001 में। अब 2011 में और भी कम हो गया है। और पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, बर्थ रेट, मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब होता है कि कोई इंसान जब वो पैदा हो रहा है वो कितने साल जिएगा, उसकी लाइफ कितनी होगी, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। पहले 36.7 ईयर्स थी 1951 में, और अब हो गई है लगभग 65 ईयर्स 2001 में। अब ये पॉइंट में कैसे है, कोई इंसान पॉइंट में तो नहीं इस टाइप से जीता है ना, तो इसका मतलब है जब पूरी पॉपुलेशन का एवरेज निकाला जाता है ना तब इस टाइप की डेट आ जाते हैं पॉइंट में। ये क्यों हुआ है कि मतलब लोग ज़्यादा क्यों जीने लगे, क्योंकि जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाता है, मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है और उनको जल्दी क्योर भी कर लिया जाता है। और लोगों का जो खान पान है वो भी बढ़ा है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, साफ़ पानी पीने को मिला है, और बेसिक सैनिटेशन मतलब जो चीज़ें हैं वो लोगों को मिल गई हैं, और हेल्थ सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ है जिसकी वजह से जो है हेल्थ स्ट्रक्चर हमारे देश का सही हो रहा है। एडोलसेंट कौन होते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट वो होते हैं जैसे कि जो बच्चे भी नहीं होते, जो टीनेजर्स होते हैं ना, वही वाली एज होती है। इसमें आप 10 से 19 लगा लो या 13 से 19 लगा लो, जो ना बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं, वही वाले जो एज होती है ना वो एडोलसेंट एज होती है। ये इंडिया की पॉपुलेशन का 1/5 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग पॉपुलेशन है। अब जो एडोलसेंट होते हैं इनको न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो एडोलसेंट लोगों को एडल्ट से और एक नॉर्मल जैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलसेंट आर हायर, ज़्यादा होती हैं किसी एडल्ट से। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी लग जाती हैं। इसलिए जो है फूड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रोइंग ईयर्स में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहे। अब इसमें यही पूरा बताया गया है कि खाना ना खाने की वजह से जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ में उनके जो बेटे होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें कुछ पॉलिसीज़ हैं, हम लोगों ने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, एडोलसेंट पॉपुलेशन पढ़ लिया। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज़ वुड इम्प्रूव द इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। मतलब कि फैमिली प्लानिंग जो है उससे क्या होगा कि जो लोगों की हेल्थ में और उनके मतलब हेल्थ अच्छी हो जाएगी, परिवार की हेल्थ, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी अगर फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दिया जाए तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में पहली बार। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। इसमें क्या था कि जो बच्चे पैदा करें लोग वो एक प्लान्ड वे में करें। पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे तो सबको मतलब वो करना होता था, इनकम ज़्यादा चाहिए होती है, अगर सबको एजुकेशन देनी है, सबकी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो जैसे पहले मान लीजिए कोई 2000 रुपये कमा रहा है एग्जाम्पल, उसके 5 बच्चे हैं तो वो कम खर्च कर पाएगा। अगर उसी इंसान के 2 बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों पे ज़्यादा खर्च कर पाएगा, ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। तो इसीलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी और जिसमें फैमिली प्लानिंग का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में क्या हुआ कि जो ये
प्लानिंग है इसको एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका बनाया गया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। तो मतलब 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो फ्री और कंपलसरी स्कूल की एजुकेशन है 14 साल तक के बच्चों के लिए, उसको फ्री कर दिया गया। मतलब 14 साल तक के बच्चे बिल्कुल फ्री ली जा कर के सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में कहा गया। और मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट का मतलब होता है जो बच्चे बिल्कुल पैदा हुए होते हैं, है ना, 1 महीने से कम की एज के बच्चे, 28 दिन से कम की एज के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मर जाना, डेथ हो जाना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब आ गया 30 पर 1000 लाइव बर्थ से, मतलब 1000 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 30 की ही डेथ हो रही है। अब मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये हो गया है। इसकी वजह से क्या और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो स्टेप्स लिए गए, जैसे कि इम्यूनाइजेशन किया गया, बच्चों को वैक्सीन्स दी गई, जिसकी वजह से जो बच्चों की डेथ हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई। और जो गवर्नमेंट ने प्रमोट की कि जो मैरिजेस होती हैं गर्ल्स की वो थोड़ी डिलेड हो, 18 के बाद ही हो, और जो फैमिली वेलफेयर, जो फैमिली सेंटर्ड गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए, जिसकी वजह से हेल्थ कंडीशन देश की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलसेंट। अब एडोलसेंट के बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी उसमें एडोलसेंट का क्या रोल था और क्या उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई थी। इसने आइडेंटिफाई किया एडोलसेंट को एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉपुलेशन का और जिसको अटेंशन भी चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अलावा जो पॉलिसी थी उसने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंट नीड ऑफ एडोलसेंट, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। मतलब जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं और जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, उसको रोकने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी इस पॉपुलेशन पॉलिसी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट एम टुवर्ड्स एनकरेजिंग डिलेड मैरिजेस एंड चाइल्ड बियरिंग, एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो इसमें यह क्या है कि मतलब वो किया गया, लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि मैरिजेस जो हैं वो लेट हों, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, और मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करें, और जो फूड सप्लीमेंट्स दिए गए, जो एडोलसेंट बच्चे थे जिनमें न्यूट्रिशन की कमी थी उनको काफ़ी फूड सप्लीमेंट्स दिए गए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, और जो लीगल मेजर्स लिए गए, मतलब कानूनी कार्रवाई भी की गई रोकने के लिए चाइल्ड मैरिजेस को। जो लोग होते हैं वो नेशन के सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। वेल एजुकेटेड और हेल्थी पॉपुलेशन एक देश होता है उसके लिए बहुत ही बड़ा असेट होती है और एक बहुत बड़ी पावर होती है। तो यहाँ पर हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।